अस्सलामुअलैकुम जमात दहम। आज हमारा उन्वान है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। बेटे ये मरसिया है और इसके जो शायर हैं वो हैं मीर अनीस। इसके शायर हैं मीर अनीस। इनका असल नाम सैयद बब्बर अली था और तखल्लुस जो था इनका वो अनीस था। इनके जो दादा थे वो इनके इनके जो दादा थे वो थे मीर हसन, यानी वो भी बहुत मशहूर जो नामवर मसनवी निगार थे। और इनके परदादा मीर जाहिक वो हिज्व गो थे। बेटा हिज्व कहते हैं ऐसी नज़म जिसमें गीबत या बुराई बयान की जाए, तो इनके परदादा बहुत बड़े हिज्व गो थे। अच्छा ये जो लफ्ज़ है ना, ये जो हम शुरू करेंगे मरसिया, ये जो है मैदान करबला बेसिकली या वो मरसिए का हिस्सा है। और मीर अनीस बहुत बड़े मरसिया गो थे या मरसिया निगार थे। तो लफ्ज़ मरसिया है क्या, ये देखें। मरसिया लफ्ज़ रसा से निकला है, लफ्ज़ रसा से निकला है जिसके मानी है रोना, मातम करना। तो मरसिया ऐसी नज़्म होती है जिसमें मरने वाले के औसाफ बयान किए जाएं और उनके लिए बैन किए जाए, मातम किया जाए उनके पीछे। तो ऐसी नज़म को मरसिया कहते हैं। आज जो शायर हैं हमारे मीर अनीस, हमने इसके बारे में पढ़ना है और सबक के बारे नज़म के बारे में भी पढ़ना है। मीर अनीस 1804 में फैज़ाबाद में पैदा हुए और 1874 में लखनऊ में इनकी वफात हुई। इनके वालिद का नाम मीर खलीक था। मीर खलीक भी बहुत बड़े शायर थे। मीर अनीस ने फारसी और अरबी अपने वालिद से पढ़ी, फारसी और अरबी अपने वालिद से पढ़ी। अच्छा, उस दौर के जो मुरव्विजा अलूम थे, मुरव्विजा अलूम यानी जो उस वक्त जो राइज अलूम थे, वो उन्होंने मीर अनीस ने मीर नजफ अली जो कि फैज़ाबाद के बहुत बड़े आलिम थे उनसे हासिल किए। उसके बाद हसूल तालीम के बाद इन्होंने शहसवारी ये घुड़सवारी होती है, ठीक है, और सिपाहगिरी में माहिर हो गए। वो भी इन्होंने, ये दोनों जो थे फनून, इनमें महारत हासिल की। बेटे सिपाहगिरी जो होती है, जो फौजी सिपाही से निकला है, ठीक है। तो सिपाहगिरी ये जंग की जो फनून होते हैं उसके बारे में महारत हासिल करना, ठीक है, वो उन्होंने उसमें महारत हासिल की। वर्ष के बहुत शायर थे, शौकीन थे, वो भी इन्होंने बहुत ज़्यादा करते थे। अच्छा, इनके ख़ानदान के, मीर अनीस के ख़ानदान के अक्सर लोग जो थे वो शायर थे। अच्छा, इनके ख़ानदान के अक्सर लोग शायर थे। मीर अनीस ने जिस माहौल में आंख खोली, चूँकि फैज़ाबाद मैंने आपको बताया फैज़ाबाद में, तो फैज़ाबाद के जिस माहौल में मीर अनीस ने परवरिश पाई, उस दौर में हर तरफ शायरी का चर्चा था। तो जब इस अदबी माहौल में मीर अनीस ने परवान चढ़े, तो खुद बखुद उनके अंदर जो शायरी का शौक़ था वो परवान चढ़ गया और उनके जो तिबई रुझान है उसको जिला बख्शी। अच्छा, अरे वो बचपन ही से शेर कहने लगे। मीर अनीस जो थे वो बचपन ही से शेर कहने लगे। और ये मीर अनीस अपने वालिद के साथ लखनऊ के मुशायरों में भी शरीक होते थे। पहले लखनऊ जाते थे, फैज़ाबाद रहते थे, लखनऊ जाते थे। उसके बाद ये मुस्तकिल तौर पर लखनऊ आ गए, फिर इनकी वफात भी यहीं हुई। मीर अनीस ने अपनी शायरी का आगाज़ गज़ल गोई से किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने मरसिये लिखना शुरू कर दिया। ये बहुत बुलंद पाया मरसिया निगार हैं। इनके जो, अच्छा, ये मरासी की खसूसियात, मरासी ये जमा है, ये लफ्ज़ जो मरासी है ये मरसिया की जमा है, ठीक है। इनके जो यानी मरसियों की खसूसियात हैं, मरासी की जो खसूसियात हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि इनमें सोज़ो गुदास पाया जाता है, सोज़ पाया जाता है, गुदास पाया जाता है। अपने किरदार निगारी बहुत खूबसूरती से करते हैं। उनकी जो जज्बात हैं उनको बड़ी खूबसूरती से इन्होंने बरता है। मंजर कशी, जैसे हम पढ़ेंगे ना मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, तो उस करबला में जो गर्मी की शिद्दत है उस माहौल की जो मंजर निगारी की है वो बहुत खूबसूरती से की है। इसके अलावा कादुल कलामी भी इनके मरासी खसूसियात हैं कि ये अपने कलाम पर उबूर रखते थे। बकौल हमारे उर्दू अदब के बहुत बड़े मुहक्किक हैं हाफिज़ महमूद शेरानी, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि वो अकलीम मरसिया गोई के शहंशाह थे। ये मरसिया गोई में उन जैसा कोई भी नहीं। मीर अनीस ने बहुत ज़्यादा मरसिये लिखे और हर मरसिये के उनके 150-200 बंद पर मुश्तमिल। हर जो उनका मरसिया है ना,
وہ 150-200 بند پر مشتمل ہے. اچھا مرثیہ بیٹا مسدس پر مشتمل، جیسے بند میں نے آپ کو کہا نا یہ بند پر مشتمل ہے، یہ جو بند ہے یہ مسدس کا ہوتا ہے، یہ مسدس کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے، تو ہاں مسدس وہ ہوتی ہے جس کے پہلے جو 2 اشارہ ہیں وہ آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں اور آخری 2 آپس میں ہم قافیہ. اب ان کے مراسی جو ہیں، یعنی جو ان کے مرثیوں کا انتخاب ہے، ایک ہے انتخاب مراسی، انیس کے مرثیے، رباعیات انیس اور انیس کے سلام. یہ ان کے حالات زندگی. السلام علیکم کلاس. اب ہم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کی تشریح کریں گے. اس کا جو بند نمبر 1 ہے کہ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کروں بیان، کہ میں جو جنگ کا روز تھا اس کی گرمی کیسے بیان کر سکتا ہوں، اس کا حال میں کیسے بتاؤں. ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زبان، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اس گرمی کا حال بیان کروں گا تو شمع کی مانند میری جو زبان ہے وہ جلنے نہ لگ جائے. وہ لو کے الحذر، وہ حرارت کے العما. بیٹا العما خدا کی پناہ، الحذر خدا کی پناہ، دونوں کا مطلب خدا کی پناہ. وہ لو کے الحذر، وہ حرارت کے العما. رنگ یعنی میدان جنگ کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں. کہ رن بڑی جنگ، میدان جنگ. اچھا رن کی زمین تو سرخ تھی، کہ میدان جنگ کی زمین تو سرخ تھی اور آسمان جو تھا وہ زرد تھا. آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر. آب خنک یعنی ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے پانی کو مخلوق جو تھی وہ زمین پر ترستی تھی. گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان سے زمین پر آگ برس رہی ہو. یعنی جنگ کے دن میں گرمی کا حال کس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ ایک تو ملک عرب کا ریگستان تھا جس کی گرمی محتاج بیان نہیں، اور پھر یہ جنگ کا دن ہے. ظاہر ہے کہ جنگ کی وجہ سے گرمی کی شدت اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے میں اس گرمی کی شدت کو بیان نہیں کر سکتا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں گرمی کی شدت کو بیان کر سکوں. بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک کریلا اور دوسرا نیم چڑھا والی بات ہے. میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میری زبان گرمی کی شدت اور صحیح کیفیت بیان کرتے ہوئے شمع کی مانند جلنے نہ لگ جائے. اتنی تیز گرم ہوا کہ خدا کی پناہ. میدان جنگ گرمی سے سرخ تھا اور آسمان کا رنگ زرد تھا. زمین پر لوگ ٹھنڈے پانی کو ترس رہے تھے اور ہوا سے گویا ایسے لگ رہا تھا کہ آگ برس رہی ہے. یعنی انہیں گرمی، جو لوگ تھے زمین پر وہ ٹھنڈے پانی کو ترس رہے تھے، انہیں گرمی کی شدت میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں ملتا تھا، جس سے وہ بہت بےتاب تھے اور بے حال ہو رہے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ہوا سے زمین پر آگ برس رہی ہو. بند نمبر 2 ہے کہ وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب. اتنی گرمی، وہ لو یعنی گرم ہوا، آفتاب سورج، حدت تپش، تاب و تب چمک. کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، کہ دن کا جو رنگ تھا وہ کالا ہو چکا تھا ایسے دھوپ کی وجہ سے جیسے کہ رات ہوتی ہے. مثال شب یعنی رات کی طرح، رات کی مانند. خود نہر الکما کے بھی سوکھ گئے لب. جو دریائے فرات ایک چھوٹی نہر نکلتی ہے، ضمنی نہر ہے، وہ نکلتی ہے، تو اس کے جو کنارے تھے، کناروں کو لب سے تشبیہ دی ہے، وہ بھی گرمی سے سوکھ چکے تھے، جیسے گرمی میں پیاسے لب سوکھ جاتے ہیں. خیمے تھے جو حبابوں کے، حباب یعنی بلبلا، کہ جو بلبلوں کے خیمے تھے وہ بھی تپے ہوئے تھے. اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات تھا، ہر طرف خاک اڑ رہی تھی اور زندگی نہ ہونے کے برابر تھی. کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا. اس دھوپ کی شدت، اتنی تپش اتنی زیادہ تھی کہ دریا فرات کا پانی کھولا ہوا تھا. یعنی میدان کربلا میں تیز ہوا چل رہی تھی، سورج تپا ہوا تھا، اس تپش کی وجہ سے دھوپ کا رنگ رات کی طرح سیاہ ہو چکا تھا. نہر الکما کے ہونٹ بھی خشک تھے. اچھا، یعنی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے نہر الکما کو بھی پیاس لگی ہے. نہر الکما کے ہونٹ خشک تھے، یعنی نہر الکما کو پیاس لگی ہے. اچھا، اور اس کے پانی یعنی نہر الکما کے جو پانی میں بننے والے بلبلے تھے وہ سب کے سب تپے ہوئے تھے ہر طرف. یعنی پانی کے بلبلے جو خیمے کی مانند تھے وہ تپے ہوئے تھے، ہر طرف خاک یعنی مٹی اڑ رہی تھی. زندگی مفقود، یعنی گرمی کی شدت سے زندگی سے مایوس کر دیا تھا. ہر کوئی مایوس ہو چکا تھا گرمی کی شدت کی وجہ سے. اس گرمی کی شدت سے درائے فرات کا پانی بھی ابلا ہوا سا لگ رہا تھا. بند نمبر 3 ہے کہ جھیلوں سے 4 پائے نہ اڑتے تھے تا بشام. 4 پائے، 4 پاؤں والے جانور. مسکن میں مچھلیوں کے، سمندر کا تھا مقام، مسکن رہنے کی جگہ. آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام.
आहू हिरन, काहिल सुस्त, स्याफाम काली रंगत वाले, पत्थर पिघल रहे थे मिसले मोम खाम, यानी वो जो कच्ची मोम होती है, मिसले मोम की तरह, कच्ची मोम की तरह। सुर्खी उड़ रही थी फूलों से सब्जी ग्यास से, यानी फूलों से गर्मी की वजह से सुर्खी उड़ रही थी, और सब्जी ग्या यानी घास से, जो सब्ज रंग था वो उड़ रहा था उस गर्मी की वजह से। पानी कुओं में उतरा था साये की चाह में, चाह यानी वो जो पानी था वो भी साया मांग रहा था, तो कुएं में जो पानी था वो भी साया मांग रहा था, उस वजह से उस कुएं की तह में चला गया था। यानी जो 4 पांव वाले जानवर थे वो शाम तक झीलों से ना उठते थे। मछलियों के मस्कन में समंदर का मकाम था कि वो बिल्कुल नीचे चली गई थी। हिरन भी गर्मी की वजह से सुस्त हो गए थे, चीते भी गर्मी की वजह से स्याह लग रहे थे। चीतों का रंग आपको पता है, लेकिन वो गर्मी की वजह से काले हो चुके थे। पत्थर जो थे वो मोम की तरह पिघल रहे थे। फूलों का रंग उड़ गया था, गर्मी की वजह से फूलों का रंग उड़ गया था, और घास से सब्जी खत्म हो गई थी। वन नंबर 4 है इसका कि वन नंबर 4 कोसों यानी मीलों किसी शजर में न गुल थे न बरगुबार, कि कोसों दूर तक जहां तक नजर आती थी तो दरख्तों पर कोई फूल फल ना थे। हर एक नखल यानी जो दरख्त था वो जल रहा था सूरत चनार, यानी पौधा जो है वो हर पौधा चनार की तरह, चनार के जो पत्तों का रंग होता है वो लाल होता है, तो हर पौधा चनार की तरह जल रहा था। हंसता था कोई गुल ना लहकता था सब्जाजार, कि कहीं कोई फूल नहीं खिला हुआ था, और हर फलदार दरख्त जो थी, और कहीं सब्जाजार, कहीं हमें कोई सब्जा लहराता हुआ नजर नहीं आता था। कांटा हुई थी सूखे हर शाख बारदार, यानी हर फलदार शाख, कोई फल नहीं था, कोई फूल नहीं था, हर फलदार शाख सूख कर कांटा बन गई थी। गर्मी ये थी कि जीत से दिल सबके सर थे, यानी हर कोई जिंदगी से, जीत कहते हैं जिंदगी को, गर्मी इतनी थी कि सबके दिल जिंदगी से बेजार हो चुके थे। पत्ते भी मिसल चेहरा मदकूक जर्द थे, कि पत्तों का रंग, दरख्तों के पत्ते भी दग के मरीज के जर्द चेहरों की तरह थे। बेटा दग कहते हैं तपदिक, जो टीबी होती है, टीबी का मरीज अगर हम देखें तो उनके जो चेहरे होते हैं वो बिल्कुल जर्द होते हैं। तो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जो पत्ते कभी सर्दो शराब थे उनमें पीलाहट आ गई थी, और वो इस तरह लग रहे थे जैसे दग का मारा हुआ कोई मरीज हो। यानी दग का मरीज, ये जो दिक होती है, इसके मरीज का चेहरा भी खून की कमी की वजह से पीला पड़ जाता है। शायर कहते हैं कि गर्मी की वजह से हरे भरे पत्तों को भी जर्द कर दिया था, उनकी ताजगी खत्म हो गई थी, उनमें जिंदगी की सुर्खी नहीं रही थी। गर्मी की शिद्दत से सबका बुरा हाल था। वन नंबर 5 है, शेर उठते थे न धूप के मारे कुछार थे, कि धूप के मारे शेर अपनी कुछार से, बहुत ज्यादा गर्मी थी उसकी वजह से शेर कुछार में रहते हैं, उसकी वजह से वो गर्मी से बाहर ना निकलते थे। आहू न मुंह निकालते थे सब्जाजार थे, आहू हिरन को कहते हैं, आहू बेटे कहते हैं हिरन को, कि जो हिरन थे वो सब्जाजार में रहते हैं, वो भी गर्मी की वजह से हाँप रहे थे। आईना महर का था मुकदर गुबार से, कि सूरज की गर्मी की, जो सूरज की धूप थी वो गर्मी की वजह से मैली हो रही थी, सूरज की धूप गर्मी की वजह से मैली हो रही थी। गर्दों को तब चढ़ी थी जमीन के बुखार थे, आपके सूरज की गर्मी जब जमीन पर पा रही थी, और वो उसकी वजह से जमीन को उस आसमान की गर्मी की वजह से बुखार हो गया था। गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमीन पर, कि गर्मी की वजह से सारी दुनिया गर्मी की वजह से परेशान थी, भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। अब ये देखें, अब ये मुबालगा आराई से काम लिया है कि एक बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया कि अगर कोई दाना जमीन पर गिरता था वो भी भुन जाता था, इतनी ज्यादा गर्मी थी। वन नंबर 6 है, वन नंबर 6 में कहते हैं गर्दाब पर था शोला जवाला का गुमा, वो जो गर्दाब होता है गोल गोल जमीन पर पानी में वो जो समुंदर या दरिया में भंवर पड़ते हैं, वो जब भंवर ऐसे घूम रहा था ऐसे लग रहा था कि कोई शोला है, वो इतना गर्म था, यानी भंवर पर जलते हुए शोले का ख्याल गुजरता था। कि पानी में जो भंवर बनता है वो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने आग का शोला जलाकर उसे चक्कर दे दिया हो, और वो अपनी तपिश चारों तरफ फैला रहा है। अंगारे थे हबाब तो पानी शरर फशां, के जो बुलबुले थे वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था
बुलबुले अंगारों की तरह लग रहे थे। बुलबुले बिल्कुल पानी में जो बुलबुले बनते हैं वो भी किसी दहकते हुए अंगारे से कम नहीं थे, और दरिया का पानी भी आग बरसा रहा था, गोया बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। तो अब ये देखें, मुंह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की ज़बान, कि गर्मी की वजह से हर मौज की ज़बान, ये भी मुबालगा आ रही है, हर मौज की ज़बान जो ज़बान थी वो मुंह से निकल आई थी। यानी गर्मी इस कदर ज्यादा थी कि दरिया की मौजें भी परेशान थी। तह पर थे सब नहंग मगर थी लबों पर जान। नहंग कहते हैं मगरमच्छ को, कि मगरमच्छ भी थे पानी की तह में चले गए थे। क्यों चले गए थे? गर्मी की वजह से, और उनकी ज़बान भी लबों पर आई हुई थी। पानी था आग, गर्मी रोजे हिसाब थी, कि पानी बिल्कुल आग बना हुआ था और गर्मी ऐसे लग रहा था जैसे कयामत की गर्मी हो। ठीक है, क्योंकि इस गर्मी की वजह से पानी आग की शक्ल इख्तियार कर लेता, ऐसा महसूस होता था जैसे क्यामत आ गई हो। मछलियां जो थी, ये देखिए आगे लिखा है, माही जो सीख मौत तक आई कबाब थी। माही यानी मछली, मछली जब पानी के ऊपर आई, जैसे हम सीख कबाब बनाते हैं तो वो बिल्कुल जब हम उसको भूनते हैं वो भून जाता है, तो माही यानी वो बिल्कुल उसकी जो शक्ल शुबाहत होती है मछली की, वो सीख कबाब जैसी होती है, उसको कह रहे हैं कि माही जब दरिया के ऊपर आई, ऊपर वाली मौजों तक आई, तो वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वो कबाब बन चुकी है। यानी पानी में मछलियां भी परेशान थी, अगर कोई मछली पानी की सतह तक आती तो वो कबाब की तरह भुन जाती थी। यानी पानी में मौजूद मछलियां भी परेशान थी, अगर वो पानी की गर्मी से घबराकर सतह आब पर आती तो वहां गर्मी का जोर और ज्यादा होता और वो गर्मी की शिद्दत से जल भुनकर कबाब हो जाती। यानी यहाँ भी मीर अनीस मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं, और इस गर्मी का इनका मकसद गर्मी की शिद्दत को बयान करना है। गर्मी की ऐसी हालत में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। उनके पाया इस्तक़लाल में लर्जिश ना आई, किसी भी किस्म के हालात उन्हें हक की राह से ना हटा सके। उन्होंने जान दे दी लेकिन बातिल को हक कहने पर रजामंद ना हुए। यानी मीर अनीस जो है एक मरसिया गो शायर हैं, उन्होंने इस मरसिये में करबला के मैदान में गर्मी की शिद्दत को बयान किया है कि हर जानदार जो था वो गर्मी से परेशान था। दरख्त सूखकर कांटा बन गए थे, दरख्त फलों से खाली थे, जानवर पानी के करीब रहना पसंद कर रहे थे, परिंदे साए की तलाश में फिर रहे थे, आंख खोलना महाल था, शेर अपनी कुछार से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, मगरमच्छ गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए दरिया की तह में चले गए थे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की सरबुलंदी के लिए करबला के मैदान में डटे हुए थे। नंबर 6 में कह रहे हैं कि ये शोला जो था भंवर पर चलते हुए पानी का ख्याल गुजरता था, बुलबुले अंगारों की तरह सख्त थे और पानी आग बरसा रहा था। यानी इतनी ज्यादा गर्मी थी कि ऐसे लग रहा था कि पानी जो है, पानी से आग बरस रही है, और दरिया की मौजों की जबान भी लबों पर आ गई थी। यानी मुंह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की जबान, कि गर्मी की वजह से हर मौज की जबान निकल आई थी। तह पर थे सब नहंग मगर थी, नहंग बेटा कहते हैं मगरमच्छ को, मगर थी लबों पर जान। गर्मी की शिद्दत की वजह से पानी की तह में लेटे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद वो गर्मी की शिद्दत से मुतासिर थे, क्योंकि इस गर्मी की वजह से पानी आग की शक्ल इख्तियार कर गया था। पानी था आग रोजे हिसाब थी, गर्मी रोजे हिसाब थी, कि पानी बिल्कुल आग की शक्ल इख्तियार कर गया था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कयामत आ गई हो। और माही जो सीख मौज तक आई कबाब थी। माही यानी मछली, वो जब ऊपर आई, पानी की ऊपर वाली सतह पर आई, तो बिल्कुल जैसे सीख कबाब होता है वो बिल्कुल वैसे बन गई, कबाब बन गई। यानी कहते हैं कि पानी में मछलियां परेशान थी, कि अगर कोई मछली पानी की सतह तक आती तो कबाब की तरह भुन जाती। यानी पानी में मौजूद मछलियां भी परेशान थी, अगर वो पानी की गर्मी से घबरा कर सतह आब पर आती तो वहां गर्मी का जोर और ज्यादा होता और वो गर्मी की शिद्दत से जल भुनकर कबाब हो जाती। यहाँ भी मीर अनीस मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं, उनका मकसद गर्मी की शिद्दत को बयान करना है। गर्मी की ऐसी हालत में भी हजरत जो थी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और उनके पाया इस्तक़लाल में लग़ज़िश ना आई। किसी भी किस्म के हालात ने उन्हें हक के राह से हटा ना सके। उन्होंने जान दे दी लेकिन बातिल को हक कहने पर रजामंद वो ना हुए। यानी कि अब ये देखें, अगर इसका मरकजी ख्याल देखें तो वो ये होगा कि जो मीर अनीस हैं, बबर अली अनीस, करबला के मैदान में गर्मी की शिद्दत को बयान कर रहे हैं कि आसमान से आग बरस रही थी और जमीन तनूर की तरह तपी हुई थी।
انسان تو انسان، جانور بھی اس گرمی سے پریشان تھے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے بھی اس گرمی سے مرجھا گئے تھے۔ غرض میر انیس نے مبالغہ آرائی کی حد تک گرمی کی شدت کا ذکر کیا ہے۔